हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। ऑप्शन दिया गया है आदिकालीन लोक कथाओं पर, नाथों की रचनाओं पर, दक्षिण भारत के वीर शैयों की भावना पर, सूफियों की योग साधना पर। तो आप देख रहे हैं कि जो एक क्वेश्चन है थोड़ा सा प्रवृत्ति पर आधारित है। वन लाइनर क्वेश्चन तो है, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपको सब्जेक्टिव नॉलेज की मांग करते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा, आप लोगों ने इसका सही जवाब देना भी शुरू कर दिया। इसका सही जवाब आप लोगों ने बता दिया कि नाथों की रचनाओं पर, यानी कि निर्गुण संतों ने जो भी काव्य रचनाएं की हैं, काव्य सर्जनाएं की हैं, सर्वाधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है नाथों का उनके ऊपर। ठीक है, जिसमें कबीर का नाम सबसे पहले आता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है। ऑप्शन दिया गया है दादू, हरिदास, गरीबदास, सुंदरदास। तो निरंजनी संप्रदाय, कई बार जो इसके प्रवर्तक हैं उनके नाम के साथ ही इस संप्रदाय का नाम जुड़ा भी रहता है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो है दूसरा ऑप्शन है हरिदास। ठीक है, और इनके नाम में हरिदास निरंजनी लगा रहता है, हालांकि ऑप्शन में हटा दिया गया उसको, जिससे कि आपको थोड़ा सा वक्त लेकर इसका आंसर देना पड़ेगा। तो निरंजनी संप्रदाय, आप जानते हैं कि भक्ति काल जब कई संप्रदायों की चर्चा की गई है और उनके प्रवर्तक रहे हैं अलग अलग, सबकी विषय वस्तु भी अलग अलग रही है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है कामना, रजत शिखर, आषाढ़ का एक दिन, वत्सराज। तो 4 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं और कह रहा है कि पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है अगर हिंदी विषय की बात करें तो धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं और इस प्रैक्टिस सेट में अपनी पढ़ाई का वो खुद मूल्यांकन कर सकते हैं इस सेट के माध्यम से। और आप लोगों ने सही जवाब इसका दिया है कामना, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया प्रतीक धर्मी नाटक है। कई बार परीक्षाओं में प्रतीक धर्मी के स्थान पर अन्योपदेशिक नाटक आ जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो प्रतीक है चाहे अन्योपदेशक नाटक लिखा रहे, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि बल्भाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। बल्भाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, मतलब बल्भाचार्य किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, ये यहाँ पर सवाल। ऑप्शन दिया गया है रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय और श्री संप्रदाय। तो जैसे पहले निरंजनी संप्रदाय की बात की जा रही थी, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4-5 संप्रदाय और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो बल्भाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से रहा है। बल्भाचार्य जो कि सूरदास के गुरु थे और बाकी अष्टछाप में 4 शिष्य इनके और 4 शिष्य इनके जो पुत्र थे उनके थे। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप लोगों ने सही जवाब दिया कि रुद्र संप्रदाय से जुड़े थे बल्भाचार्य। तो स्टोरी के रूप में आप लोग एकदम से याद है और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे होंगे कि ठीक ठाक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मथुरा भक्ति भावना का समावेश निम्नलिखित में किसने अनुकरण किया है। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मथुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ है निम्नलिखित अनुकरण में कौन किया है। मलिक मोहम्मद जैसी, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, रसखान। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब होगा, सही जवाब है इसका रसखान। रसखान की में आप देखेंगे कि उन्होंने कई जगह इसका उल्लेख किया है कि अगर दूसरी बार उनको जन्म मिले तो वो ब्रज क्षेत्र में ही पैदा होना पसंद। तो इस तरीके से इसका
जो सही जवाब है वो है रसखान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि कोटेशन है, और कोटेशन से संबंधित प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कोटेशन दिया गया है कि कमल दल नयनन की उन्मानी विसर सखी मोमन ते मंद मंद मुस्काने, यह पदचरण किसकी रचना है? कमल दल नयनन की उन्मानी। ऑप्शन दिया गया है मीराबाई, रहीम, सूरदास, नंददास। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब होगा कमल दल नयनन की उन्मानी, किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आप लोग आंसर बता रहे हैं नंददास। इसका सही जवाब है रहीम। ठीक है, रहीम की ये पंक्ति है कमल दल नयनन की उन्मानी। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने कई बार इसको पढ़ा भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के लिए नया प्रश्न हो। देखने में बहुत छोटा लग रहा है और कहा भी जाता है कि देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। हिंदी का प्रथम शब्दकोश है हिंदी शब्द सागर, उक्त व्यक्ति प्रकरण, खलिक बारी, वर्ण रत्नाकर। हाँ, आपका नमस्ते प्रणाम स्वीकार किया गया है और हम लगातार प्रश्न पे ध्यान रख रहे थे। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सबका हार्दिक स्वागत है, और जो बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं उनको खाने पर भी आमंत्रण है, और बाकी जो नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल जुड़ जाएं और अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, हिंदी का प्रथम शब्दकोश कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है हिंदी शब्द सागर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, खलिक बारी, रत्नाकर। तो इसका जो सही जवाब है इसका हिंदी शब्द सागर। मैंने देखा कि कई बच्चों ने कमेंट्स किया है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कुछ बच्चे वर्ण रत्नाकर पर भी खेल रहे हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है हिंदी शब्द सागर। हिंदी का प्रथम शब्दकोश है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि हिंदी का पहला व्याकरण कौन, वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, ये व्याकरण है, जबकि यहाँ पर जो सवाल पूछा जा रहा है वो क्या है? शब्दकोश है। तो उसका जो सही जवाब है, आप लोग ध्यान में रखिए इसको, अपने जो भी इस प्रैक्टिस के थ्रू आप नोट्स बना रहे होंगे जरूर उसको आप नोट कर लीजिए कि हिंदी का जो प्रथम शब्दकोश है हिंदी शब्द सागर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिस क्वेश्चन को लेकर मैंने कमेंट्री बॉक्स में इसको डाला भी था। रीति काव्य की आनुप्राक्षिकता को किसने कंप ज्वर कहा था? ऑप्शन दिया गया सुमित्रा नंदन पंत, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय। तो रीति काव्य की आनुप्राक्षिकता को किसने कंप ज्वर कहा था? बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब दिया था उस समय, और आज भी आप लोग सही जवाब देंगे। ऑप्शन आप देख रहे हैं कि एक ऐसे राइटर का इसमें नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि रीति काव्य की आनुप्राक्षिकता को उन्होंने कंप ज्वर कहा है। ये एक तरीके से बड़ा नया सवाल आप सभी के लिए होगा, और इसका आंसर मैं कई दिनों से खोज रहा था, खोजते खोजते अंत में यही पता चला कि रामचंद्र शुक्ल का ही ये कथन है। तो इसको नोट कर लीजिए, अगर कभी परीक्षा में आ जाए तो बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं उनका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी क्रिएटिव ढंग का प्रश्न पूछा जा रहा है कि देवनागरी लिपि को शब्द लिपि की मान्यता कब मिली? देवनागरी लिपि को शब्द लिपि की मान्यता कब मिली? ऑप्शन दिया गया 14 सितंबर 1949, 14 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1949, 30 जनवरी 1949। देवनागरी लिपि को लेकर आंदोलन बहुत पहले से चल रहे थे। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभाया है तो मदन मोहन मालवीय ने निभाया था। अदालत की लिपि बनाने के लिए उन्होंने लगभग 8,000 लोगों से हस्ताक्षर कराकर एक आवेदन पत्र जमा किया था, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1904 ईस्वी में देवनागरी लिपि को अदालत में प्रयुक्त किया जाने लगा, वहाँ से ऑर्डर पास हुआ। लेकिन शब्द लिपि के रूप में सबसे पहले जब इसको मान्यता मिली, आप लोगों ने इसी बीच सही जवाब इसका दे दिया है, 14 सितंबर 1949 ईस्वी।
और जिन अनुच्छेदों की चर्चा की गई है अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच, उसमें 343 में ही 3 बातों की तरफ चर्चा की गई है कि राजभाषा के रूप में हिंदी होगी, उसकी लिपि देवनागरी होगी और अंक। एक बात और कह दी गई कि जब तक हिंदी अपने पैरों पर ठीक से खड़ी नहीं हो पाती तब तक 15 वर्षों तक जो न्यायालय में भाषा प्रयोग होगी वो अंग्रेजी होती रहेगी। फिर बाद में आगे चलकर कुछ अलग तरह की घटनाएं घटी, इसलिए ये बात दब गई। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि उर्दू शब्द किस भाषा का है। जो बच्चे देरी से जुड़ रहे हैं सबको नमस्ते, सबका हार्दिक स्वागत है। कुछ बच्चे 14 सितंबर 1949 में बता रहे हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 पर ध्यान दीजिए, लिखा गया है कि उर्दू शब्द किस भाषा का है। ऑप्शन दिया गया अरबी, फारसी, पश्तो, तुर्की। हिंदी और उर्दू के साथ अजीब तरीके की विडंबना है कि देखने में लगता है कि हिंदी और भाषा से लिए गए होंगे, लेकिन ये दोनों शब्द अलग अलग। जहाँ पर हम उर्दू की बात करें तो ये तुर्की भाषा से लिया गया है, ठीक है। उर्दू शब्द जो है तुर्की भाषा से है और हिंदी शब्द जो है वो ईरानी भाषा से है। तो इन दोनों को क्लियर करके रखिए, हो सकता है कि कभी भी सवाल पूछा जाए। यहाँ पर तो नेट ठीक चल रहा है, आप लोगों के तरफ नेट की हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो देख लीजिए आप लोग नेटवर्क एरिया में आइए। मैं तो बोरा बिस्तर बिछा कर नीचे बैठा हुआ हूँ ताकि आप लोगों को किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, और ईश्वर की कृपा से नेट एकदम अच्छा से चल रहा है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूछा जा रहा है कि इनमें प्रथम आत्मकथा लेखक किसे कहा जा सकता है। ये ऐसा प्रश्न है कि इसको आप रट नहीं सकते हैं, यहाँ पर IQ लेवल से ही इसको करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, पुनीता बता रहे हैं कि PGT हिंदी 2021 में ये उर्दू किस भाषा का शब्द है आया हुआ था। तो नहीं, आज मैं मच्छर की एरिया में नहीं बैठा हूँ, पहले से ही मैंने सटीक जगह पे मच्छरदानी लगा दी है 3-4 दिन के रुझानों को देखते हुए, और काफ़ी अच्छे से बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है। इनमें से प्रथम आत्मकथा लेखक किसे कहा जा सकता है। ऑप्शन आ गया राधा कृष्णदास, भारतेंदु, अंबिका दत्त व्यास, कार्तिक प्रसाद खत्री। तो यहाँ पर आप लोगों ने सही जवाब इसका दिया। कुछ बच्चे ऑप्शन ए को मान रहे हैं राधा कृष्णदास, कुछ बच्चे बी को मान रहे हैं, कुछ सी को मान रहे हैं। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, और कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ठीक है। हालांकि वो अधूरी थी, बाद में अगर देखा जाए कंप्लीटली इस क्रम में सबसे मजबूत दावेदार दिखाई पड़ रहा है कोई, तो अंबिका दत्त व्यास ने लिखा था निज वृत्तांत, ठीक है ना। लेकिन प्रश्न के अनुसार कि प्रथम आत्मकथा लेखक किसे कहा जा सकता यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है वन लाइनर प्रश्न। अगर आपको आता रहेगा तो जल्दी से इसको हल कर लेंगे, नहीं आता रहेगा तो फिर अगल बगल देखेंगे, पेन चुभाएंगे और दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। पूछा जा रहा है चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन काल है। ऑप्शन दिया गया है 1876 ईस्वी, 1888 ईस्वी, 1898 ईस्वी, 1900। चंद्रकांता जो कि देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखा गया उपन्यास, और देवकीनंदन खत्री इसलिए जाने जाते हैं कि इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखा था, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसके उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखा था। तो चंद्रकांता आ गया, और एक सीरियल भी आया हुआ था चंद्रकांता, आप लोगों ने देखा भी होगा, या फिर आपकी इससे पहले की देखी होगी। बच्चे इसमें लड़का था 1888 ईस्वी। नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ कुछ यहाँ पर भी शुरू होना हो गया है। खैर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये किसकी पंक्तियां हैं, ये किसकी पंक्तियां हैं, बने दो। जरा है भुजा तितीर्सा की, मत बनो बाधा, जीती विशु को तर जाने दो। ऑप्शन दिया गया है, आवाज नहीं क्लियर जा रही है। ऑप्शन दिया गया है केदारनाथ अग्रवाल, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, अज्ञे।
ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है कि ये किसकी पंक्तियाँ हैं। जरा है भुजा तितिर्षा की, मत बनो बाधा, जितिविषु को तर जाने दो। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब, आप लोग केदारनाथ अग्रवाल पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। इसका सही जवाब है आगे की ये पंक्ति है, इसको नोट कर लीजिए, हो सकता है आगे कभी भी ये पूछी जा सकती है, ताकि आपका गलत ना हो। जरा है भुजा तितिर्षा की, मत बनो बाधा, जितिविषु को तर जाने दो। आगे की पंक्तियां ये सब। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि बहुत ही इजी प्रश्न पूछा है, बागेश्वर बावली रस के रचयिता कौन है। इसलिए जब भी आप परीक्षा में जाएंगे तो उसमें कुछ कठिन और कुछ आसान प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए आपको दोनों मिलाकर चलना पड़ेगा। अच्छा, मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में अभी तक नेटवर्क गड़बड़ चल रहा है, इसी कमेंट्स के माध्यम से ही मुझे पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है। आप लोगों ने बातों में इसका सही जवाब दे दिया है, और प्रैक्टिस सेट का आप सभी को फायदा दिख रहा होगा कि लगातार कुछ रिपीटेड प्रश्न आ रहे हैं, जो कि तुरंत आप उसका सही जवाब दे रहे हैं। सही जवाब इसका शालिभद्र सूरी। अगला प्रश्न है, सरहपा की साधना पद्धति थी। सरहपा की साधना पद्धति थी। ऑप्शन दिया गया वज्रयान, हीनयान, महायान, सहजयान। सरहपा की साधना पद्धति कौन सी थी, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, और इसमें जो सही जवाब आप लोगों को बताना है, सरहपा। आप लोगों ने सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें, तो अगला प्रश्न है, इस बार थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। पहले सवाल कुछ अलग ढंग से पूछा जाता था कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा, ताशी के ग्रंथ का क्या नाम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्रिएटिव ढंग का प्रश्न पूछा कि गारसद ताशी के इतिहास में कितने रचनाकारों का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन दिया गया है 738, 513, 690, 430। ठीक है, गारसद ताशी, इस्तवार दलाल उत्तर एंदुई हिंदुस्तानी। आप लोग अक्षरों से इस इतिहास ग्रंथ को जानते हैं, हो सकता है इंटरव्यू में पूछ दिया जाए तो थोड़ी सी वहाँ पर लड़खड़ाहट हो सकती है, इसलिए मैं बार बार जोर देता हूँ, बिल्कुल उसको प्रैक्टिस कर लीजिए बोलने का। पूछा जा रहा है कि इसमें कुल कितने रचनाकारों का उल्लेख हुआ है, तो सही जवाब है इसका, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया कि 738 रचनाकारों का उल्लेख हुआ है, और इसमें सिर्फ विडंबना देखिए, सिर्फ 72 हिंदी के रचनाकार हैं, और बाकी जितने इसमें बच रहे हैं 72, इसमें से घटा देंगे तो फिर वो सब उर्दू के हैं, क्योंकि जो गारसद ताशी थे उर्दू के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखा है तो मात्र 72 हिंदी के लेखकों को रखा है, और टोटल 738 उसमें लेखक हैं या फिर रचनाकार। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप लोग अपने दिमाग में रखिए। प्रश्न है, चर्या पदों की रचना किस धर्मावलंबियों ने की है। चर्या पद, चर्या पद का जिक्र जब आप सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें किया जाता है। पूछा जा रहा है कि किन धर्मावलंबियों ने किया है। ऑप्शन है जैन, वैष्णव, बौद्ध, शाक्त। ये भी आपको एक तरीके से नया प्रश्न होगा कि चर्या पद किस धर्म से संबंधित लोगों ने किया है। आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, कुछ बच्चे दो विकल्प पे ज़्यादा जोर दे हैं, जैन, बौद्ध। चर्या पद, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन तीसरा, क्योंकि जो सिद्ध साहित्य है, खासतौर से आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म का जो टूटा हुआ रूप है हीनयान महायान, उनसे निकला हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन तीसरा। यहाँ पर एक आपको नया प्रश्न आपके लिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से जुड़े हुए हैं तो उसका आप लोगों को धीरे धीरे फायदा दिख रहा होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज रासो, जो कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा संपादित संस्करण में कितने छंद हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, चंद बरदाई द्वारा लिखा गया है,
69 समय में है, ठीक है। छंदों का घर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज रासो, जिसका प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा किया गया है, तो उस संपादित संस्करण में कुल कितने छंद हैं? ऑप्शन दिया गया है 4000, 5000, 7000, 6000 और सभी ऑप्शंस के पहले लगभग लगा दिया है। लगभग 4, लगभग 5, लगभग 6, लगभग 7। तो ये एग्जैक्ट जब आप पढ़ेंगे नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा संपादित पृथ्वीराज रासो को, तो एग्जैक्ट आपको जानकारी मिल जाएगी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन तीसरा, लगभग 7000। ठीक है, तो एक नई जानकारी आपको मिली होगी यहाँ पर। आप जानते हैं कि 69 समय में पृथ्वीराज रासो लिखा गया है और नागरिक प्रचारणी सभा से इसके 2 खंड हैं। ये भी जानकारी अपने जोड़ लीजिए ताकि किसी भी तरीके का आए तो आपको दिक्कत ना हो और एक लगे कि आप अनुराज हिंदी एकेडमी से पढ़े हुए हैं और जो चीज़ बताई गई है क्लियर बताई गई है। क्योंकि यहाँ पर आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो धीरे धीरे आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये प्रैक्टिस सेट से जुड़कर। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि सुधी अंगूरी न निकसी घी। गांव में आपने सुना होगा कि घी जो होता है सीधी अंगुली से नहीं निकलता है। यह लोकोक्ति किसमें संकलित है? आप लोग अलग अलग एरिया से जुड़े हुए हैं, खासतौर से पूर्वांचल में इस तरीके की बात कही जाती है कि घी सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है, टेढ़ी करना पड़ता है। कई बच्चे यहाँ पर हैं जो कि अच्छा, यहाँ पर कुछ डाउट होने लगा, कुछ बच्चों को है कि कुछ इसमें मेल हैं कि फीमेल हैं। देखिए, सोशल साइट्स पे आप जाएंगे तो इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो बहुत ज़्यादा इस पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बाकी नैतिकता और अनुशासन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि सुधी अंगूरी न निकसी घीव, यह लोकोक्ति किसमें संकलित है? लोकोक्ति संग्रह, जयसीकृत मसलनामा, सुक्ति सुधा, ज्ञान दीपक। क्वेश्चन नंबर 29। सही जवाब इसका ऑप्शन, आप लोग 29 ए बता रहे हैं। 29 का ए, लोकोक्ति संग्रह, ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी क्रिएटिव ढंग का प्रश्न है। पूछा गया है कि रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने किस उम्र में पूरी की थी? अच्छा, 67 साल में उन्होंने इसको कंप्लीट किया था। की कृति है ब्रज। अच्छा, ये ऐसा प्रश्न है कि अगर आता रहेगा तो बहुत जल्दी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं आएगा तो फिर बहुत ये दिक्कत कर देता है। तो कुछ कभी ऐसे हैं जो, हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है इसलिए साफ नहीं आ रही होगी, ठीक है। बरवे नाय का भेद किस भाषा में? क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग देखिए कि अनुशयाना नायिका होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पति के प्रति निष्ठामयी, भाव को छिपाने में संकेत स्थल का नष्ट होने से दुखी, पति के प्रति शंकालु। तो इसका जो सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरा ऑप्शन है इसका। अनुशयाना का मतलब होता है कि जब प्रेमिका प्रेमी से मिलने जाती है, जिस स्थान का निर्धारण किया रहता है वहाँ पर जाने पर प्रेमी दिखाई ही नहीं पड़ता है, तो फिर उसको दुख होता है और दुख होकर रो रो कर वो बेसुध हो जाती है, बेहोश हो जाती है। ये पूरा इसका भाव है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा अच्छा से लिख दिया गया है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि जिस स्थल का निर्धारण किया गया है वहाँ पर नायिका जाती है और वहाँ पर नायक रहता ही नहीं है, जिससे नायिका बहुत दुखी होती है और बेहोश हो गिर जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप देख होंगे आजकल भी इसी तरीके से होता है बहुत जगह। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
ये काफ़ी नया प्रश्न आप सभी के लिए। पूछा जा रहा है कि स्नेही मंडल के कवियों में एक नाम सही नहीं है। आमतौर पर आपने अष्टछाप के बारे में सुना होगा, रामानंद के शिष्यों के बारे में सुना होगा, ऋतुमुक्त कवियों का नाम एक जगह जिक्र होता है, भारतेंदु मंडल का सुना होगा। और यहाँ पर जो सवाल पूछा जा रहा है कि स्नेही मंडल अलावा भी एक मंडल है स्नेही मंडल, उसमें बहुत सारे कवि शामिल किए गए हैं, लगभग 13 कवि हैं। ठीक है, 13 कवियों का एक कलेक्शन है। पूछा जा रहा है कि कौन इसमें नहीं है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सदियों में एक आध बार इस तरीके का प्रश्न पूछ आ जाता है, लेकिन फिर भी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो इस एंगल को देखना पड़ेगा। जब भी आप इतिहास ग्रंथ पढ़िए रामचंद्र शुक्ल का, तो जरूर इसको सीरियसली पढ़िए। इसका जो सही जवाब है 33 का सही जवाब है, चौथा ऑप्शन इसमें सही है। बाकी गया प्रसाद शुक्ल त्रिशूल भी हैं, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित भी हैं, अनूप शर्मा भी हैं, श्याम नारायण शर्मा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। बाकी इस स्नेही मंडल पे जल्दी ये एक वीडियो आएगी, जिससे कि आपको और पता चल जाए कि 13 कौन कौन से इसमें कवि शामिल हैं, चूँकि आगे कभी एग्जाम में आए तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि बोलचाल की मुहावरेदार भाषा के आचार्य इनमें से कौन थे। बोलचाल की मुहावरेदार भाषा के आचार्य इनमें से कौन? जयशंकर प्रसाद, यशपाल, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र। तो क्वेश्चन नंबर 34 का कि बोलचाल की भाषा और मुहावरेदार शैली का प्रयोग किसने किया है? सही जवाब इसका ऑप्शन तीसरा, अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है, संबंधित मराठी कृति है। आमतौर पर रामकथा से संबंधित बांग्ला में कृतिवास रामायण की चर्चा की जाती है, लेकिन यहाँ पर इस बार अलग ढंग का प्रश्न पूछ लिया गया कि रामकथा से संबंधित मराठी में कौन सी कृति लिखी गई है। ऑप्शन दिया गया है कृतिवासी रामायण, भावार्थ रामायण, अभंग गाथा, कंबन रामायण। 4 रामायणों की बात इसमें कर दी गई है। पूछा जा रहा है कि मराठी कृति से संबंधित कौन है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, आप लोगों के लिए नया प्रश्न होगा। सही जवाब भावार्थ रामायण, ऑप्शन बी। रामकथा से संबंधित मराठी कृति में मराठी भाषा में लिखा गया रामायण कौन सा है? भावार्थ रामायण। इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र प्रकाशक संपादक थे। भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार प्रकाशक संपादक थे विलियम बोल्ट्स, हिक्की ब्रदर्स, युगल किशोर शुक्ल, राजा राम मोहन राय। ठीक है, कंबन नहीं है, मैं एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूँ, भावार्थ रामायण है। राम कथा भारत में दुनिया में अलग अलग भाषाओं में लिखी गई है। जब भी मराठी की बात की जाए तो वहाँ पर भावार्थ रामायण का नाम आएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 36, आप लोगों ने इसका सही जवाब बता दिया है, हिक्की ब्रदर्स, ऑप्शन दूसरा। इन्होंने बंगाल गजल से पत्र निकाला था। जब आप जीएस की किताबें पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि हिंदी का भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल। तो इसके संपादक और प्रकाशक थे हिक्की ब्रदर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि अरस्तु के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित ये प्रश्न आ गया कि अरस्तु के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन दिया गया है, काव्य आत्मा अभिव्यक्ति है, काव्य का विषय है कार्यरत मनुष्य, काव्य मानवीयता का अनुकरण है, काव्य अनुकरण का अनुकरण है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, आप लोगों ने बता दिया कि अरस्तु का मानना था काव्य अनुकरण का अनुकरण है, और अनुकरण मानते हुए उन्होंने कहा कि पुनर्सृजन भी है। ठीक है ना,
चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही छोटा प्रश्न लेकिन खतरनाक टाइप का। पूछा जा रहा है कि आप अपने से उगा मैं, आप अपने से उगा मैं किसकी उक्ति है? ऑप्शन दिया गया है निराला, नागार्जुन, मुक्तिबोध, राजकमल चौधरी। आप अपने से उगा मैं, तो आप लोग बता रहे हैं कि निराला का है, और कुकुरमुत्ता नाम की कविता जो है उसी की एक छोटी सी पंक्ति यहाँ पर उठा ली गई है, और ये पंक्ति बहुत ही सार्थक है। कुकुरमुत्ता कितना संघर्ष करके अपने अस्तित्व को बनाया हुआ है कि आप अपने से उगा मैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, निराला। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि यह पत्रिका द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी, यह पत्रिका द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी। अब इस तरीके के प्रश्नों को आपको रटने की जरूरत नहीं है, विकल्प के आधार पर सही करने की जरूरत है। ऑप्शन दिया गया कवि वचन सुधा, मर्यादा, बाला बोधिनी, आनंद कादम्बिनी। ठीक है, तो इसमें जो मर्यादा नाम की पत्रिका है ये द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी, और बाकी जितने भी पत्रिकाएं हैं सब भारतेंदु युग से जुड़ी हुई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की है, कौन सी पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की है? 4 पंक्तियां दी गई हैं, अब उन पंक्तियों में आपको बताना है कि कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की है। अब यहाँ पर तुक्का के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है, तो हो सकता है कि तुक्का आप लगाएंगे तो इसका आंसर सही हो सकता है, लेकिन हम इसको क्लियर कर देते हैं। जो इसमें पहला ऑप्शन है, मुख धर्म बिंदुमय ओस भरा अम्बुज सा, ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। दूसरी पंक्ति है, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, ये पंक्ति लिखी गई है निराला द्वारा। तो आप देख रहे हैं कि 2 ऑप्शन में पंत का नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, तुम बढ़ो प्लावन तुम्हारा घरघराता उठे, ये जो पंक्ति ली गई है वो अज्ञे की है। और कई बच्चों ने तुक्का लगा दिया है और कहा कि गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, जो कि पंत द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब था। और बाकी जो पंक्तियां दी गई हैं उन पंक्तियों को ध्यान में रखिए, कभी भी ये पंक्तियां घूम फिर कर एग्जाम में आ सकती हैं, अगर आएंगे तो तुरंत आप इसका सही जवाब बता देंगे। बाकी जो लगातार क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं वो आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठते जा रहे होंगे, और जो नए प्रश्न आ रहे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ जो मेरी तीसरी आंख है उसके माध्यम से मैं यही देख सकता हूँ कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, और एक नई कॉपी अनुराज हिंदी एकेडमी करके लिख कर रखे भी होंगे और उसमें नोट करते जाते होंगे। ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ, क्योंकि अगर साहित्यकार कल्पना नहीं किया अपने जीवन में तो कुछ नहीं किया। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हमने कुल 30 क्वेश्चंस पे बातचीत किया। उम्मीद है कि आप सभी को ये सारे 30 प्रश्न अच्छे लगे होंगे।